हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपना स्टडी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वह टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिमेनिंग पोर्शन हम लोग देखेंगे। सत्याग्रह को किसने दिया, रॉलेट एक्ट और द फेमस जालियांवाला बाग। उससे पहले कुछ लाइन, क्योंकि आलोचनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लोगों को ऐसा लगता है। अभी देखिए रिजल्ट आया है 10th का, उसमें बहुत से लोगों का मार्क्स कम आया है। कुछ तो लोग कहेंगे ऐसा होता है, वो पलना क्या कहेंगे, चिल्लाना क्या कहेगा, इसे छोड़िए। उसके लिए प्रेरित करने के लिए आप कुछ बच्चों के लिए ये चंद लाइन है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राहों में, लज्जते सहरा न बर्दी दूर ये मंजिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राहों में, लज्जते सहरा न बर्दी दूर ये मंजिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, अब बला शौक़े शहादत भी किसी के दिल में है। करता नहीं है दूसरा कुछ बातचीत, करता नहीं है दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी मंजिल में है। तो आगे देखते हैं। सत्याग्रह का मतलब जो होता है सत्य प्लस आग्रह, इसका मैंने संधि विच्छेद यहाँ पे कर रखा है। सत्य प्लस आग्रह होता है सत्याग्रह का मतलब। इसको दिया था महात्मा गांधी ने, यानी कि सत्य की राह पर चलते हुए अपनी बातों को किसी के सामने रखना और उससे बिना वायलेंस क्रिएट किए हुए, बिना किसी क्रूरता आक्रामकता को दिखाते हुए अपनी बातों को मनवाना, यह होता है सत्याग्रह। सत्य को आग्रह के साथ किसी के सामने व्यक्त करना। अब आते हैं सत्याग्रह को दिया था किसने। सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया? जब वह साउथ अफ्रीका से भारत को लौटते हैं, तब वह भारत की भयावह स्थिति को देखते हैं और इसको देखते हुए उनको लगता है कि क्या करना चाहिए, हमें भारत में भी लोगों को एक साथ एकजुट लाना चाहिए। कारण कि भारत में की जो स्थिति थी वह जाति, धर्म, अमीर, गरीब, विशेष समुदाय, इन सभी में भारत बटा हुआ था और अंग्रेजी आतताई अलग है। इसकी वजह से भारत की में महात्मा गांधी सत्याग्रह को चलाना चाहते हैं। भारत में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं साउथ अफ्रीका से। रेसिस्ट रिजाइन, रेसिस्ट का मतलब होता है रंग भेदन की क्रिया। रंग भेदन का जो विद्रोह साउथ अफ्रीका में चल रहा था, उसके बाद वह भारत में लौटते हैं। कारण साउथ अफ्रीका में क्या था, साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे ब्लैकिश काले लोग, और जो ब्रिटिश डोमिनेंट कैटेगरी के लोग थे जिनकी संख्या कम थी, वह लोग क्या करते, इन साउथ अफ्रीका के लोगों को दबाते और पूंजीवाद की वजह से यह साउथ अफ्रीका के ऊपर राज करते, क्योंकि साउथ अफ्रीका गरीब देश था। तो रंग भेदन की क्रिया के बाद महात्मा गांधी भारत को लौटते हैं और उसी की वजह से गांधी जी के साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के कारण ही हम प्रत्येक साल 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को मनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, सत्याग्रह का मतलब जो है गांधी जी के द्वारा आप बताइए। सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने दिया, ये तो बात सही है। इसका मतलब होता है कि अपनी बातों को किसी भी व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हुए बिना वायलेंस क्रिएट किए हुए उसे अपनी बातों को मनवाना। गांधी जी का कहना था कि आप सच की राह पे अगर चलेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को समझेगा और आपको आपका मौलिक अधिकार और आपकी संपत्तियों को वापस लौटा देगा। इसके तहत महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को चलाया। यह होता है महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का मतलब। अब आते हैं सत्याग्रह को स्टार्ट किसने किया और कहाँ स्टार्ट किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को सर्वप्रथम भारत में बिहार में शुरू किया। कहीं कहीं किसी किसी बुक में देता है कि 1916, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 1970 लिख रखा है, तो देता है कि 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में जाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं 1916 में, और 1917 में वो जो है इसको स्टार्ट करते हैं। कहां पे, तो ऑपोसेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। ऑपोसेसिव प्लांटेशन सिस्टम एक ऐसा दमनकारी सिस्टम है जिसमें अगर एक बार फसल को रोप दी गई तो अगली बार से वह जमीन क्या हो जाती है, बंजर। जैसे कि अगर हम देखें तो नील की खेती करने के बाद वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है, उर्वरक वो अपना खो देता है। तब 1917 में पहली बार चंपारण में, बिहार के चंपारण में गांधी जी ऑपोसेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ में सत्याग्रह को चलाते हैं। बाद में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में वह 1917 में ही जाते हैं और वहाँ पर भी सत्याग्रह शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सत्याग्रह यह शुरू करते हैं यह नो पे रिवेन्यू के तौर पर यहाँ पे यह सत्याग्रह को चलाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो दौर है, यहाँ अगर आप देखें तो 1917 और 1918 देखा जाए तो 1914 से लेकर के 1918 वर्ल्ड वार फर्स्ट का दौर है, जो कि भारत में भयावह महामारी को लेकर के आया था।
जिसके वजह से खेती बाड़ी नहीं हुई। किसान चाहते थे कि हमें क्या हो जाए, 1 साल 2 साल के रिलैक्सेशन एक आध 2 टैक्सेस में मिल जाए, जिसकी वजह से हमारा बैकअप तैयार हो जाए और हम ताकि अंग्रेजी हुकूमत को अगली बार से टैक्स दे सके। अब होता है 1918 में, फिर 1917 के सक्सेस के बाद गांधी 1918 में अहमदाबाद में जाते हैं और अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स के सपोर्ट में वह क्या करते हैं, सत्याग्रह को चलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सत्याग्रह के बाद सीधा आ जाते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट यह था क्या, इसमें होता क्या था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है यह एक अंधा कानून यानी कि ब्लाइंड लॉ भी कहा जाता है। इसको पास किया गया था 1919 में। इस यहां पे लगा हुआ होता है रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, तो यह हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट को कब लॉन्च किया गया, तो इन द ईयर 1919। और सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि इसको लॉन्च किसने किया था। कहता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको आ जाता है कि भारत में ब्रिटिशर्स की जो पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, या भारत में नियमों को बनाने वाली जो संस्था थी अंग्रेजी हुकूमत की उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका नाम है, देखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है यही भारत में नियमों को बनाता एवं भारतीयों के ऊपर अपोज करता, उनके ऊपर लागू करता। देखिए, जब रॉलेट एक्ट शुरू हुआ, जब रॉलेट एक्ट भारतीयों पर लगाया गया, क्यों लगाया गया था, क्योंकि सत्याग्रह को वो लोग लॉन्च कर रहे थे। विदेशी अंग्रेजों के खिलाफ जो है यह सत्याग्रह चला, उनके प्रति विद्रोह व्यक्त कर रहे थे। अब होता है जब विद्रोह व्यक्त कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा नियम निकाला जाए जिसके द्वारा भारतीय लोगों को हम लोग पकड़ सके। तो यही रॉलेट एक्ट निकला। इसमें क्या होता था कि 2 साल तक बिना कोर्ट में पेश किए हुए आपको क्या किया जा सकता है, शक के बिना उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। आपको कोर्ट में भी पेश नहीं किया जाएगा, आप मरे या कुछ भी हो इसका खबर भी आपके परिजनों को नहीं दिया जाएगा। यानी कि शक के बिना पर लोगों को कैच करना, उठाना शुरू कर दिया, ताकि अगर नेता ही जब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, नेता नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई आम पब्लिक उठ करके नहीं आएगा। जैसे कि एक सेना में सेना प्रमुख उसका अहम होता है, सेना नायक उसका अहम होता है। अगर सेना नायक ही नहीं होगा तो सेना का कमान कौन करेगा, जस्ट उसी तरह से। तो यह सत्याग्रह को शुरू किया जाता है, यानी कि रॉलेट एक्ट के विद्रोह में सत्याग्रह को शुरू किया जाता है 1919 के अप्रैल के महीने में। वह डेट है 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। कैसे, तो जितने भी दुकानें थे, मार्केट्स थे, उनको बंद करके विदेशी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह व्यक्त करके इसको रिप्रेजेंट किया गया। इसमें कॉमन लीडर को अमृतसर, पंजाब के, इसको मुख्यतः देखा गया था पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर से जो लोकल लीडर थे उन लोकल लीडर्स को क्या किया जाने लगा, एक कर करके उठाया जाने लगा अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। और गांधी जी के साथ में समस्या क्या हो गया कि अब आप अपनी बातों को लेकर के कहाँ नहीं आएंगे, आप दिल्ली ही नहीं आएंगे। गांधी जी को दिल्ली में इंटर करने से बारण कर दिया गया, उनको रोक दिया गया। अब कहता है कि इसके विद्रोह में, रॉलेट एक्ट के विद्रोह में, एक बाजार में सामान्य तौर पर शांतिपूर्ण व्यवस्था से लोग विद्रोह व्यक्त कर रहे थे, सत्याग्रह को चला रहे थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आर्मी थी, सेना थी, वो उधर से गुजर रही थी। इसको देखते हुए, सत्याग्रह को देखते हुए जो ब्रिटिश आर्मी है और पीसफुल प्रोसेसन करने वाले रिवोल्यूशनरी थे यानी सत्याग्रही थे, उनके आपस में बनती नहीं है और वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। और यह जो झगड़ा है, यह जो विद्रोह होता है वह 10 अप्रैल 1919 को होता है। जो पुलिसमैन होता है वह शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ विद्रोह कर रहे व्यक्तियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, और फायरिंग शुरू करता है जिसमें बहुत से लोग, निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि इसके विद्रोह में बहुत ज़्यादा लोग भड़क गए। जब 10 अप्रैल 1919 को यह घटना को अंजाम दिया गया, उसके वजह से जो स्थिति थी वह अमृतसर की बहुत ही बद से बदतर हो गई, जिसके वजह से अमृतसर में यानी पंजाब में मार्शल लॉ लॉन्च किया गया। मार्शल लॉ यह होता क्या है, अभी के समय में धारा 144 आर्टिकल 144 यानी कि कर्फ्यू, पंजाब के अमृतसर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इसका मतलब होता है कि एक से अधिक व्यक्ति ना तो घूम सकते हैं, ना तो चल सकते हैं, ना ही बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। और इसका कमांड जो दिया गया वह जनरल डायर के हाथ में दिया गया।
उसके ही हाथों में मार्शल लॉ की कमान को सौंप दिया गया कि अब आप क्या करेंगे, इस मार्शल लॉ का नेतृत्व करेंगे, जिसको हम जालियांवाला बाग हत्याकांड का अहम दोषी मानते हैं। इसको देखते हुए बैसाखी का महीना था और वह मेला लगता है पंजाब में ही, पंजाब के अमृतसर में ही क्या लगता है, एक बैसाखी का मेला लगता है। यह सालाना मेला था। इसमें बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं एक मेले में, और इवन की बहुत दूर दूर से भी लोग इस मेले में आते हैं, अमृतसर में मेले में आते हैं। और उनको क्या पता था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लग रखा है, और मार्शल लॉ होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग पढ़े लिखे उस समय नहीं थे, अनपढ़ भी थे। वो लोग चले आते हैं, और जब जनरल डायर को पता लगता है कि एक व्यक्तियों का हुजूम, लोगों का हुजूम जो है पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला जगह पे इकट्ठा हुआ है, और उसको यह नहीं बताया गया कि मेले में लोग इकट्ठा हुए, उसको यह कहा गया कि कुछ रिवॉल्यूशनरी, कुछ विद्रोही लोग वहाँ पे आए हैं और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्या है, कुछ ग्रुप बना रहे हैं। अब उसको लगता है कि जो मार्शल लॉ लगा है, जो कर्फ्यू लगा है, इस कर्फ्यू का उल्लंघन है, इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, यानी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसको देखते हुए जनरल डायर अपने दल बल के साथ, अपने सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग के एग्जिट पॉइंट पर पहुंचता है और फायरिंग शुरू कर देता है इन सपोर्ट ऑफ मार्शल लॉ, जिससे बहुत से भारतीयों की मृत्यु हो जाती है, मारे जाते हैं। और जो जालियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है उसको अंजाम दिया जाता है, वह 13 अप्रैल 1919 इन द ईयर 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, यह पूरे पंजाब की व्यवस्था को उथल पुथल कर देता है। बहुत से लोग जगहों पर विद्रोह होना शुरू हो जाता है। इवन की ब्रिटिश आर्मी भी बहुत कड़े नियमों को अपनाती है, कानूनों को अपनाती है। जो भी लोग गांव देहात में मिलते, गांव में गलियारों में मिलते, उनको क्रॉलिंग करवाई जाती, एल्बो के बल उनको जमीन पर ना करवाया जाता। जो आर्मी के ऑफिसर्स थे ब्रिटिश आर्मी के, उनको सैल्यूटेशन करवाया जाता था हम भारतीयों से। ठीक है, अब देखिए इतना तक तो हो गया। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, आगे जो है और विद्रोह करते हैं। इससे पहले आलोचनाएं तो होंगी, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, आलोचनाएं तो होंगी, आलोचनाओं से डरना नहीं है। और बहुत से लोगों का कहना है कि हिस्ट्री जो है थोड़ा बोरिंग है, तो बाबू ध्यान इधर उधर नहीं रखो और सीधा कंसंट्रेट करो, क्योंकि है ना, खान सर एक बात कहते हैं, पता है क्या? खान सर का कहना है कि मुस्कुराना हर लड़कियों की अदा है। ध्यान से सुना दोस्त, मुस्कुराना हर लड़कियों की अदा है, और जो इसको प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। इसलिए गधा मत बनिए, सीधा फोकस कीजिए, ठीक ना। तब क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। लोगों को से सलामी ली जाती है, नाक रगड़वाया जाता है, क्रॉलिंग करवाई जाती है, चाबुकों से मारा जाता है, पीटा जाता है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और पूरे भारत में यह एक अलग रुख ले लेता है। अब आते हैं हम लोग, आप कहेंगे सर अ विलेज अराउंड गुजरवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान आपने क्यों लिखा है? यह लिखा है हमने क्योंकि जो पहले एक गांव था गुजरवाला, वो पंजाब में ही पड़ता था, अमृतसर के जस्ट नजदीक में। अभी पार्टीशन के बाद वह पाकिस्तान में आ गया है, पाकिस्तान में पड़ता है। अब क्या होता है कि यहां पर जो भी विद्रोही थे, जो भी रिवॉल्यूशनरी थे, उनको क्या कर दिया जाता था, उनको चुन चुन करके उठाया जाने लगा, और जो भी विद्रोही थे उनको बम से उड़ा दिया जाता था, बम से उनको उड़ा दिया गया। समझिए कितना दर्ददायी, कष्टदायी हुआ होगा। यहां पे आपका होता है टॉपिक खत्म। अगली बार हम लोग जो आएंगे वह खिलाफत मूवमेंट एंड वाइंड अनकॉर्पोरेशन मूवमेंट के थ्रू चलेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एवं सब्सक्राइब करना भी।